हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का विषय है बाल विकास की अवस्थाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हम मुख्यतः 4 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। हमारी पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था इसे पेरेंटल पीरियड बोलते हैं। पेरेंटल पीरियड। इसकी अवधि 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन। 9 माह 10 दिन की होती है। हमारा दूसरा बिंदु है शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसे इन्फेंटियलिज्म के नाम से जानते हैं। इन्फेंटियलिज्म। इसकी अवधि जन्म से 5 वर्ष का अंत या 6 वर्ष का प्रारंभ तक। और तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसे हम चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। और इसकी अवधि 5 वर्ष का अंत या 6 वर्ष का प्रारंभ से 12 वर्ष का अंत या 13 वर्ष का प्रारंभ तक। और चौथी अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसे हम एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। और इसकी अवधि 12 वर्ष का अंत या 13 वर्ष का प्रारंभ से 18 वर्ष का अंत या 19 वर्ष का प्रारंभ तक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। इन अवस्थाओं के अंतर्गत हमारा आज का मुख्य बिंदु है गर्भावस्था। गर्भावस्था मीन्स पेरेंटल पीरियड। जैसा कि हम जानते हैं इसकी अवधि 280 दिन या 40 सप्ताह कह सकते हैं या 9 माह 10 दिन। 9 माह 10 दिन की होती है। इसे एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि ये कोई गर्ल है, कोई लड़की है। ये यहां से यहां तक की संरचना
ये एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी खोखला बेलनाकार संरचना है। ये खोखला बेलनाकार संरचना है। इसके ये ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। यहाँ पर बीच में एक डायाफ्राम है और डायाफ्राम से ये कैविटी बाइफरकेट होती है, अलग होती है, और नीचे वाली कैविटी को हम बोलते हैं, इसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। और ये लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये जो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है, इसे हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी। और इस पेल्विक कैविटी में यहां पर इस लड़की का रिप्रोडक्शन सिस्टम पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम पड़ा हुआ है, जिसे हम इंटरनल जेनिटेलिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसी सिस्टम को हम थोड़ा सा सेपरेट फिगर में देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। एक फिगर के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ पर एक बिल्कुल सकरा भाग हो जाता है और फिर ये यहाँ पर स्वेलन पोर्शन होता है। ये यहाँ पर बिल्कुल सकरा पोर्शन होता है और यहाँ से ये सोइलन पोर्शन है। सोइलन मतलब फूला हुआ, फूली हुई संरचना पाई जाती है। और फिर ये यहाँ से इस तरीके से ये फिंगर लाइक संरचना स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके बाद में ये यहाँ पर सर्विक्स, इसे हम सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स। ये यहाँ से यहाँ तक की संरचना को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब। इसे फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कहा जाता है। ओविडक्ट। ये 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। जहां पर ये सकरा पोर्शन है, इसे इस्थमस कहा जाता है। इस्थमस। इस्थमस। ये इस्थमस एक जियोग्राफिकल टर्म होता है, अर्थात भूगोल में इस्थमस उस जगह को कहते हैं, दो विशाल जलराशियों के बीच के पतले भूभाग को इस्थमस कहा जाता है। और ये जो सोइलन पोर्शन है, जो फूली हुई संरचना है, इसको हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला। यहां पर आलमंड शेप की दो, ये आलमंड शेप की एक ओवरी है जो लिगामेंट से अटैच है। सेम कंडीशन हियर। ये आलमंड शेप की ओवरी है जो यूट्रस की वाल से लिगामेंट से अटैच है। और इस, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। ये जहां से एक संरचना बनती है, यहां पर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर जो ये बनता है, इसे हम फेलोपियन ट्यूब नाम देते हैं। सॉरी, वेरी सॉरी, इसे हम इनफंडीबुलम कहते हैं। इनफंडीबुलम। इसे इनफंडीबुलम कहा जाता। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे फिम्बरी बोला जाता है। फिम्बरी। फिम्बरी कहते हैं। ये ओवरी होती है। ओवरी। ये ओवरी है। ओवरी। और ये लिगामेंट से अटैच है।
ये पोर्शन दिस इज कॉल्ड वजाइना, और ये वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, इसे हम योनि मुख द्वार बोलते हैं, योनि मुख द्वार। ये सर्विक्स है, इसके अंदर यहां पर एक थिक वॉल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, थिक वॉल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की एक मोटी सी दीवार पाई जाती है, इसे पेरीमीट्रियम बोला जाता है, पेरीमीट्रियम कहा जाता है। इसके बाद मस्कुलर एक संरचना पाई जाती है, मोटी सी संरचना है, मस्कुलर संरचना है, ये इसे मायोमीट्रियम कहा जाता है, मायोमीट्रियम। और इसके बाद में इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो ये इसकी शेप चेंज होती रहती है, ये एक संरचना पाई जाती है, इसे हम एंडोमीट्रियम बोलते हैं, एंडोमीट्रियम। जैसा कि हमने कहा कि ये दोनों ओवरी यानी इनका काम है एग प्रोड्यूस करना, लेकिन ये दोनों ओवरी एट ए टाइम फंक्शन में नहीं आती है। एक महीने अगर ये एग प्रोड्यूस करेगी तो दूसरे महीने ये एग प्रोड्यूस करेगी। सपोज करिए कि इसने ये एग प्रोड्यूस किया, ये फिम्ब्रे लाइक जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा रहता है, निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही ये ओवरी एग प्रोड्यूस करती है वैसे ही ये एक्शन में आ जाता है और इसको पकड़ करके ये इसे अंदर डाल देता है और एम्पुला तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अंदर सीलिया लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं, इस तरीके से सीलिएटेड स्ट्रक्चर है, ये सीलिया लगे होते हैं जिनकी मदद से ये एग को एम्पुला में लाकर डाल देते हैं। यानी ये अब यही एग यहाँ पर, ये एग स्वतः नहीं चल सकता क्योंकि एक नॉन मोटाइल सेल है, ये नॉन मोटाइल सेल है, ये एग क्या है, नॉन मोटाइल सेल है, नॉन मोटाइल सेल है। ये इसको एम्पुला में डालने का कार्य कौन करता है, तो ये फिम्ब्रे इसको कैप्चर करती है और सीलिया की मदद से ये एम्पुला तक पहुंचता है। अब आगे की बात देखते हैं। हमने कहा कि ये वजाइनल ओपनिंग है ड्यूरिंग क्वाइटस, ये बहुत सारे स्पर्म्स ये आप ड्यूरिंग क्वाइटस संभोग की क्रिया के दौरान ये जो स्पर्म्स होते हैं ये क्या है, तो स्पर्म्स है, स्पर्म शुक्राणु बोलते हैं, ये एम्पुला तक जाते हैं और एम्पुला में जाने के बाद में एग से मिलकर ये फ्यूज हो जाते हैं, ये यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब ये और फ्यूज होकर के ये जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो ये जाइगोट बनाते हैं और इसे हम हिंदी में युक्ता बोलते हैं। बस जैसे ही ये जाइगोट बनाते हैं यहीं से हमारी गर्भावस्था की अवधि शुरू होती है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने ये देखा कि कैसे आफ्टर क्वाइटस जाइगोट बन रहा है, और इस गर्भावस्था को हम 3 चरणों में बांट करके पढ़ेंगे, गर्भावस्था को 3 चरणों के अंतर्गत बांटकर पढ़ेंगे। तो गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा जाता है। हमारे पहला चरण है, इस पहले चरण को
हम बीजावस्था बीजावस्था या इसे रोपणावस्था रोपणावस्था या फिर इसे हम डिम्बावस्था या इसे जर्मिनल स्टेज कहते हैं। जर्मिनल स्टेज कहते हैं। इसमें इसकी अवधि 0 से 2 सप्ताह तक की होती है। इसकी जो अवधि है, अवधि 0 से 2 सप्ताह तक होती है। 2 सप्ताह तक की होती है। इसमें बालक की आकृति बीज के समान अंडानुमा होती है। अंडानुमा होती है। बीज के समान अंडानुमा होती है और इसके अंतर्गत बालक योक नामक पदार्थ को योक नामक पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त 15वें दिन, इसका मतलब है 14 दिन के बाद, 15 दिन में योक और युक्ता दोनों समाप्त हो जाते हैं। दोनों समाप्त हो जाते हैं और वह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और यहीं से इसकी भ्रूणावस्था शुरू हो जाती है। भ्रूणावस्था शुरू हो जाती है। मैं साइड से हटे जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि ड्यूरिंग क्वार्टस अर्थात संभोग की क्रिया के दौरान मेल बॉडी से निकला हुआ स्पर्म इस एग से एम्पुला में जाकर के फ्यूज होता है और तब ये जाइगोट बनाता है। और यही इस जाइगोट की अवस्था, इसे हम हिंदी में युक्ता कहते हैं। इसकी अवधि जो है वो 0 से 2 सप्ताह के बीच की होती है। और जब ये जाइगोट फॉर्म में होता है तब ये योक नामक पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके बाद 15 दिन में योक और युक्ता दोनों समाप्त हो जाते हैं और ये आकर के एक तस्तरीनुमा संरचना के रूप में गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और यहां से इसकी भ्रूणावस्था शुरू होती है। तो हम साइड से हटे जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। गर्भावस्था का दूसरा चरण है जिसे हम बोलते हैं दूसरा चरण पिंडावस्था या इसे भ्रूणावस्था कहते हैं। भ्रूणावस्था
या इसे भूंड़ी भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है। इसके अंतर्गत शरीर का 3 परतों के रूप में निर्माण होता है। शरीर का 3 परतों के अंतर्गत 3 परतों में निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसकी अवधि इसकी अवधि 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक, अर्थात 2 माह के अंत तक, 2 माह के अंत तक की होती है। और इस अवधि में सर्वाधिक तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में सर्वाधिक तीव्र विकास होता है। अर्थात शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, शिशु की श्वसन नली की शाखाएं नली की शाखाएं फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, एवं लार ग्रंथि का निर्माण शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में शरीर का निर्माण 3 परतों के अंतर्गत होता है। तो पहली परत का नाम है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। इसे बहिर्स्तर के नाम से भी जाना जाता है, बहिर्स्तर, बहिर्स्तर। इस एक्टोडर्म के अंतर्गत बालक की त्वचा, बाल, नाखून एवं दांत का निर्माण होता है। दूसरी परत होती है जिसे हम बोलते हैं मेसोडर्म, मेसोडर्म। इसे मध्य स्तर बोला जाता है, मध्य स्तर। इसके अंतर्गत शरीर के अंदर के भाग, शरीर के अंदर के भाग तथा मांसपेशियों का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है। और तीसरी परत होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म, अंतः स्तर, अंतः स्तर। इसके अंतर्गत बालक के हृदय, यकृत, फेफड़े,
हृदय, यकृत, फेफड़े, अग्नाशय जैसे अंगों का निर्माण होता है, जैसे अंगों का निर्माण होता है। और एक बात और नोट, इस अवस्था में बालक माँ के रुधिर से पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम पिंडावस्था या भ्रूणावस्था या इसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर देखते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर सबसे तीव्र विकास होता है। शरीर का विकास 3 परतों के अंतर्गत होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तीसरा चरण होता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरा चरण है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में फीटल स्टेज बोलते हैं, फीटल स्टेज। इसकी अवधि 2 माह से 9 माह तक की होती है। गर्भस्थ, इसके अंतर्गत ध्यान देने वाली बात है कि बच्चा गर्भ के अंदर, नोट, गर्भ में बालक किसी भी पीड़ा का अनुभव नहीं करता है, पीड़ा का अनुभव नहीं करता। एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर तक होता है, अर्थात डेवलपमेंट टॉप टू बॉटम होता है। डेवलपमेंट टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम होता है। तीसरा बिंदु है गर्भ में बालक किसी भी गंध का अनुभव नहीं करता है, किसी भी गंध का अनुभव नहीं करता है, अनुभव नहीं करता है। तो ये कुछ विशेष बातें थी फीटल स्टेज की। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। जब ये बच्चा फीटल स्टेज में आता है तो यही जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ये जब इसका पूर्ण विकास हो जाता है तो ये इस रूप में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है मैप पे। आगे हमारा बिंदु है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था
को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात हम कह सकते हैं गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करने वाले कारक, गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करने वाले कारक, गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें मां का आहार पहला बिंदु है। मां का आहार, मां को संतुलित आहार मिलना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा दूसरा बिंदु है मां का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। मां के स्वास्थ्य का विशेष प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। अगर मां किसी क्रोनिक डिजीज से गुजर रही है तो उसका सीधा असर उसको बच्चे पर पड़ेगा। अगर मां कुनैन आदि से संबंधित औषधियों का सेवन ज्यादा कर रही तो होने वाला बच्चा बहरा, अंधा या मानसिक रूप से विकृत भी हो सकता है। तीसरी बात है माता पिता की उम्र, माता पिता की उम्र की आयु। ईबी हरलाक महोदय ने बताया है कि किसी भी स्त्री की एज अगर 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में है तो ये सबसे आइडियल स्टेज मानी जाती है मां बनने के लिए। यानी ईबी हरलाक महोदया के अनुसार, हरलाक महोदया के अनुसार स्त्री 21 से 28 वर्ष के बीच में, स्त्री की 21 से 28 वर्ष के बीच की आयु मां बनने के लिए सबसे सर्वोत्तम आयु मानी जाती है। चौथा है मां की अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी। अगर मां पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है तो भी उसके होने वाले बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। पांचवा बिंदु है मां के द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करना, मादक पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब आदि मादक पदार्थ का सेवन। अगर कोई मां मादक पदार्थ जैसे तंबाकू या शराब आदि का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर रही है तो होने वाले बच्चे पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। और आखिरी बिंदु यह है कि मां गर्भावस्था के दौरान मां का किसी तनाव से गुजरना, मानसिक तनाव की स्थिति, इन सभी कारकों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हमने गर्भावस्था के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।